तो आइए आज हम लोग 2022 में पूछे हुए विज्ञान के प्रश्न पर बात करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, साबुन के जलीय घोल क्या होता है। मतलब प्रश्न यहाँ ये हुआ, ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो आपको पूछ रहा है कि जलीय घोल जो है उसका स्वाद कैसा होगा। ठीक है, तो इसका जलीय घोल का स्वाद कैसा होगा? क्षारीय होगा। और याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखिए कि साबुन को जल में घोलने का काम कौन करेगा? छौड़ा सब करेगा ना, इसलिए छौड़ा से याद रख लीजिएगा क्षारीय। यानी कि साबुन का जलीय घोल कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगर हम बात करें यहाँ ऑप्शन में अम्लीय है तो बताइए कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। आपका अगला प्रश्न है, पोलियो जो बीमारी है, पोलियो किसके कारण से होता है? तो याद रखिए पोलियो जो है ये आपको विषाणु के कारण से होता है। तो और पोलियो का जो टीका है उसका खोज किसने किया था? तो आप याद रखिएगा कि इसका खोज जो है जॉनी साल्क ने किया था। किसने किया था? जॉनी साल्क ने किया था। पोलियो किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण से। और विषाणु का अंग्रेजी क्या होता है? वायरस होता है। क्या होता है? वायरस होता है। अगर आपसे पूछे कि क्या विषाणु सजीव है तो आप क्या बताएंगे? सजीव है, सजीव निर्जीव दोनों। तो याद रखिएगा ये सजीव और निर्जीव दोनों है। वायरस कंप्यूटर में भी घुस जाता है, मोबाइल में भी घुस जाता है, और वही वायरस कोरोना वायरस आदमी को ही पकड़ लेता है। यानी कि सजीव वस्तु में गया तो सजीव हो जाता है, निर्जीव में गया तो निर्जीव हो जाता है। इसलिए पोलियो किसके कारण से होता है बताइए जल्दी से? विषाणु के कारण से। पोलियो बीमारी किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण से। विषाणु का अंग्रेजी क्या होता है? वायरस होता है। तो बच्चे लोगों को आप पोलियो पिलाते हुए देखते होंगे। बच्चे लोग को पोलियो का टीका लगवाने के लिए लोग बाजार जाते हैं, लगवाते कि नहीं लगवाते हैं? तो आप ऐसा सोच लीजिए कि पोलियो का टीका जब दिलवाने के लिए जाएंगे ना तो गाड़ी का भाड़ा लगेगा आपको 20 रुपया। कितना लगेगा? 20 रुपया। अगर नहीं याद रहे तो बच्चा को पोलियो का टीका लगवाने के लिए जाएंगे, जब सुइया जो देगा तो 20 आएगा ना। क्या होगा? 20 आएगा। तो 20 आएगा मतलब विषाणु। यानी कि पोलियो किससे होता है? विषाणु का अंग्रेजी क्या होता है? साबुन का जलीय घोल कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन किस समूह में आता है? देखिए ये जो ऑक्सीजन जो है जो आप सांस लेते हैं, और ऑक्सीजन के बिना क्या मानव का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। क्या किसी भी जीव का रहेगा? नहीं। बकरी का रहेगा? नहीं। मछली का? नहीं। यानी कि सभी जीवों के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? बहुत अच्छा। तो ऑक्सीजन किस समूह में आता है? यानी कि ये ग्रुप पूछ रहा है। अब ये समूह का मतलब समझ लीजिए, समूह का मतलब समझ लीजिए। देखिए आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, मेंडलीफ का आवर्त सारणी है ना। तो आवर्त सारणी में ही तत्व को अभी तक में 118 तत्व का खोज हुआ है, और 118 तत्व को उसके गुण के हिसाब से, उसके परमाणु भार के हिसाब से, परमाणु संख्या के हिसाब से उसको क्या कर दिया गया? वर्गीकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वर्गीकरण। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे हीलियम कैसा गैस है? अक्रिय गैस है कि नहीं? तो अक्रिय है तो इसका जो है मतलब आपको किस वर्ग में है? ठीक है, तो वो है कि सबके गुणधर्म के हिसाब से सबको अलग अलग वर्गों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। तो वही प्रश्न यहाँ भी पूछ रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो किस समूह में आता है? तो बोलिएगा वर्ग 16वां समूह में, यानी कि ग्रुप 16 में। किस में आते हैं? ग्रुप 16 में। अच्छा आप लोग वेरीफाई तो कर लिए ना? हाँ। वेरीफाई क्लियर है। चलिए तो ग्रुप 16 में आता है, यानी कि आपको 16वां जो आपको जो है ये है क्या है? ऑक्सीजन सारणी जो होगा 16वां वाला जो सारणी होगा उसमें आप जो है सो देख लीजिएगा ऑक्सीजन उसी समूह में आपको आता होगा। बात समझ में? तो बताइए ऑक्सीजन किस समूह में आता है? बिल्कुल। देखिए ऑक्सीजन जो है वो किस समूह में आता है? 16वां समूह में आता है, वर्ग 16 में आता है, ग्रुप 16 में आता है। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है ना जी? आइए तो आप एक बार आवर्त सारणी पर एक निगाह डालिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आवर्त सारणी है, और आवर्त सारणी में ये O से ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो है वो आपको किस सारणी में है देख लीजिए? 16 है कि नहीं है? 16 है ना। तो आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन किस समूह का सदस्य है? वर्ग 16 का। वहीं अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 15 का। देखिए अगर नहीं याद रहे तो नाइट में जो है ना आप लोग अपने सब नाइट में कुल मिलाकर के कितना घंटा सो लेंगे? 15 घंटा सो लेंगे। थोड़ा भोर में बढ़ा देंगे, सुबह में नहीं 2 घंटा बढ़ा देंगे तो 15 घंटा पूरा जाएगा। इसलिए सोच लीजिए कि नाइट्रोजन किस समूह में आता है? 15। और कार्बन किस समूह में आता है? 14। कार्बन आता है आपको 14वां समूह में आता है। कार्बन किस समूह में आता है? बोरोन जो आता है वो आपको 13वां समूह में आता है। ठीक है ना? क्या किस समूह में आता है? जी देखिए अगर बी बोरोन नहीं याद रहे तो देखिए बी से बुर्बक याद रखिए। आप बुर्बक बच्चा सब जो होगा पढ़ने में तो उसको क्या करेंगे?
13 देंगे ना, तो इसलिए याद रख लीजिए कि बोरोन का समूह क्या हो जाएगा 13। अब बिना देखे बताइएगा, बोरोन का क्या होगा 13, कार्बन का क्या होगा 14, नाइट्रोजन का नाइट में कितना देर सोएंगे, इसलिए नाइट्रोजन क्या में सदस्य है, ऑक्सीजन क्या में सदस्य है। वहीं अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है आपको वर्ग 17वां सदस्य में आता है। फ्लोरीन को ऐसे याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ते समय मुंह फुला लेगा, अगर मुंह फुला लेगा तो इससे उसको खतरा है ना कि परीक्षा पास नहीं करेगा। तो 17 तो खतरा, 17 तो खतरा, याद रख ले 17 खतरा मिलता है कि नहीं मिलता है। इसलिए बताइए बोरोन किस में, 17 में, बोरोन बोरोन बुर्बक रहेगा, बी से बुर्बक, बी से बोरोन 13 देंगे। बहुत अच्छा। अब बताइए फ्लोरीन फुलल रहेगा तो खतरा होगा। चलिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन 14वां। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीजन किस समूह का सदस्य है, 16वां समूह का सदस्य है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय, तो बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पहले हम लोग समझेंगे नवीकरणीय क्या होता है। तो देखिए नवीकरणीय का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु का उपयोग एक बार कर लिए और पुनः उसको दोबारा भी आप कर सकते हैं, और दोबारा तिबारा जितना बार आप करेंगे उसमें कोई मतलब क्षय होने की बात नहीं हो, खत्म होने की बात नहीं हो। जैसे सूरज की रोशनी को हम लोग कितना भी यूज कर ले, क्या वो खत्म होता है? नहीं। आप जो वातावरण में ऑक्सीजन है उसका यूज कितना भी कर ले, क्या वो खत्म होता है? नहीं। लेकिन वहीं अगर हम इसकी बात करें, लकड़ी की बात करें, कोयला की बात करें, कोयला जब एक बार यूज कर लेते तो दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो नवीकरणीय के अंतर्गत क्या आएगा और अनवीकरणीय के अंतर्गत क्या आएगा, समझ में आ गया? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछ रहा है आपको कि निम्नलिखित में से, इसको तो पहले क्या कर देना है, कट कर देना है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब ऑप्शन में है पवन ऊर्जा। बताइए पवन का मतलब हवा, तो हवा नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है? अब जस्ट बताए हैं। दूसरा है कोयला, अभी जस्ट बताए कोयला, होटल में देखते होंगे कोयला का यूज एक बार हुआ फिर उसका भूसी बन के फेंका जाता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब होता है डीजल पेट्रोल। एक बार डीजल पेट्रोल जब गाड़ी में डालते हैं तो क्या सब दिन वही रहता ही है? खत्म हो जाता है ना। प्राकृतिक गैस, वो भी आपको नवीकरणीय नहीं है, याद रखिएगा। और प्राकृतिक गैस वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस जो है यह भी आपको नवीकरणीय नहीं है। वो क्या है? अनवीकरणीय। तो बताइए आप लोग कि नवीकरणीय के अंदर क्या सब आता है और अनवीकरणीय में क्या सब आएगा, जल्दी बताइए बिना देखिए। पहले बताइए कि अनवीकरणीय में कौन सा आता है और नवीकरणीय में क्या सब आता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब आपको उसमें आता है। अगला प्रश्न है आपका, सौर हवाएं बना होता है। सौर हवाएं बना होता है। अब देखिए सौर का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, और हवा का मतलब क्या होता है, हवा होता है। तो देखिए सूर्य से जो हवा निकलता है तो उसमें क्या क्या चीज़ का मिश्रण होता है, तो आप याद रखिए उसमें इलेक्ट्रॉन का होता है और साथ में प्रोटॉन का भी होता है। किसका होता है जल्दी बताइए, फिर से बताइए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो अगर आपसे पूछ दे कि बताइए सौर हवाएं जो बनती है वो क्या क्या चीज़ से बनती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, ठीक है। अगर नहीं याद रहे तो ऐसे सोचिए कि जब सूर्य से जो हवा निकलती है तो सूर्य से हवा कैसा निकलेगा, गर्म, और गर्म से हम लोग भागते हैं ना जी। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन में प्रभावित होता है बिजली में, जब लाइन देते हैं तो वो बिजली जब आपको चिपक जाता है तो आप क्या करते हैं, हटते हैं, भागते हैं ना। तो इसलिए याद कर लीजिए कि सौर हवा में क्या सब होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। दूसरा बात ये याद रखिए, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वो आवेशहीन होता है, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। किसने किया? प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। अगर कहीं कहीं रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं दे तो यहाँ पर गोल्डस्टीन देता है, तो गोल्डस्टीन भी याद रखिएगा। इसके बाद है आपको न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, तो जेम्स चैडविक ने किया। किसने किया? तो फटाफट से बताइए कि सौर हवा में कौन कौन चीज का मिश्रण होता है। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के किस जगह पर रहता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ये बताइए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश,
न्यूट्रॉन पर। अब ये बताइए आप लोग कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज किसने किया? और न्यूट्रॉन का किसने किया? जी, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए, ओजोन परत के बारे में जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। ओजोन परत को जानते होंगे आप लोग। ओजोन का सूत्र क्या होता है, कौन बताएंगे? O3 होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। अगर आपसे पूछ दे कि ओजोन में जो O3 है वह आपको क्या है, तो बोलेंगे परमाणु है। O3 मतलब कितने परमाणु से मिलके बना है? ऑक्सीजन कितने परमाणु से मिलके बना है? ओजोन कितने परमाणु से? 3 परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, तो ओजोन के क्षय का कारण, प्रश्न को समझिए, प्रश्न को समझिए। देखिए, क्षय का मतलब होता है उसका नाश होना। क्षय का मतलब क्या होता है? नाश होना। क्षय का मतलब नाश होना होता है। जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं और आपका वायरिंग और बल्ब ये क्या होता है? डेली कुछ न कुछ क्षय होता है, मतलब घिसता है, तो इसका मतलब वो क्षय होता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ओजोन परत जो है ना, वो आपको क्या है कि ओजोन परत जो जहाँ पर अवस्थित है हमारे वायुमंडल में, वो आपको क्या होता है कि डेली जो है कुछ न कुछ क्षय हो रहा है, उसका कुछ न कुछ घिस रहा है। और वो ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहा जाता है? क्यों कहा जाता है इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरण का अंग्रेजी होता है अल्ट्रावायोलेट रेज, बोलिएगा अल्ट्रावायोलेट रेज को क्या करता है आपको, यानी कि पराबैंगनी किरण को रोक देता है। और जैसे ही रोकता है तो हम लोग उसके प्रभाव से बच जाते हैं। और अगर वो बेचारा ओजोन परत उसको नहीं रोके, किसको नहीं रोके? पराबैंगनी किरणों को, तो हम लोग जल जाएंगे। धरती पूरा जो है सो है ना खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी जीव का बसेरा नहीं रह पाएगा, कोई भी फसल, कोई भी पेड़ पौधा नहीं हो पाएगा। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए, ओजोन जो है इसका सूत्र क्या है? अब ये बताएंगे आप लोग कि ओजोन में क्षय होता है। क्षय मतलब क्या हुआ? नाश। वो मतलब कुछ घिसता है डेली। तो उसको घटने का कारण क्या है वो आपको लोग पहले के क्लास में पढ़े थे, बताइए, याद है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन है, यानी कि CFC है। क्या है? CFC। CFC का फुल फॉर्म अगर पूछे तो H2SO4 का क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 का क्या होता है? चलिए, CO2 का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन के द्रव्यमान, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? यानी कि आपको पूछ रहा है, मिला जुला का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो याद रखिए, पहले हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है। इसका मतलब अनुपात में जो होगा वो पहले हाइड्रोजन का होगा, फिर क्या होगा? ऑक्सीजन का। तो देखिए, यहाँ पर दो प्रश्न यहाँ दो बन रहा है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 होता है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 8 होता है। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो आप ये अनुपात में बोल दीजिए, यानी कि हाइड्रोजन का अनुपात और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? 1 अनुपात। फिर से बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? अब ये बताइए कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या होता है? अब ये बताइए, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? तो बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? 1:8। अब आपका अगला प्रश्न है, 18 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 C है आवेश वाले आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी? अब यहाँ पर ये न्यूमेरिकल प्रश्न है। आप लोगों को तो पहले से पता है कि न्यूमेरिकल प्रश्न हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग नहीं बताएंगे। तो समझ लीजिए, कुछ जानकारी इससे ले लीजिए। पहला जानकारी लेंगे कि विभवांतर जो होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिए, विभवांतर का मात्रक V से वोल्ट होता है, यानी कि VOLT वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एक जानकारी लिए। दूसरा जानकारी है कि ये जो आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। और कूलम को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं COLOUMB, कूलम। बात समझ में कुछ आ गया? तो बताइए, C से क्या हुआ? कूलम हुआ। और आवेश का मात्रा क्या हुआ? कूलम हुआ। आवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बताइए। हम लोग उसको ही बोलते हैं, आवेश बोलते भी नहीं है। कहते हैं कि बैटरी चार्ज हो गया, तो चार्ज का हिंदी क्या होता है? आवेश होता है। मोबाइल चार्ज हो गया, मतलब आप उसमें आवेश देते हैं। क्या देते हैं? आवेश देते हैं। तो आवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? C से चार्ज। C से चार्ज हुआ। और चार्ज का आवेश क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। एक और जानकारी लीजिए, कार्य लिखा हुआ, कार्य का मात्रा क्या होता है?
एक और मात्रक, एक और बताइए जिसका मात्रक आपको जूल होता है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल। तो बताइए एक बार फिर से पुनः, विभवांतर का मात्रक, बिना देखे बताइए, विभवांतर का मात्रक, कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, आवेश का मात्रक, कूलम। बहुत अच्छा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन pH 7 से कम होता है? देखिए 7 से कम किसका pH मान होता है बताइए? अम्लीय विलयन का। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये अम्लीय विलयन दिया है, उसका अम्लीय विलयन नहीं देकर के उसका उदाहरण दे दिया है। तो उसका उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड। बोलिएगा जरा। अमोनियम क्लोराइड। अगर आपसे पूछेगा कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा? 7 से कम। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा? 7 से कम। 7 से कम होगा। याद रखिएगा आप लोग। कौन क्लोराइड है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम को याद कर लीजिए, अमोनिया मतलब कि मोनिया। अमोनिया से क्या याद रख लीजिएगा? मोनिया। अमोनिया को जो कोलेरा बीमारी पकड़ लेगा तो उसका साथ रहना हम लोग कम कर देंगे ना। क्या बोले हम? उसके साथ रहना कम कर देंगे। साथ रहना कम कर देंगे, यानी कि अमोनियम क्लोराइड उसका ये pH कितना होगा? 7 से कम। समझ में कुछ मेरा ट्रिक समझ में आया कि नहीं? मोनिया को कोलेरा पकड़ेगा, साथ रहना कम कर देंगे, यानी कि 7 से कम कर देंगे। ठीक है। तो बताइए अमोनियम क्लोराइड का जलीय ये pH मान कितना होगा? 7 से कम होगा। तो बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा से में मुक्त होती है? अब जरा प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न है कि ये निम्नलिखित में से, इसको कट कर देंगे, किस अभिक्रिया में, यानी कि अभिक्रिया का अंग्रेजी बता दिए थे आप लोग को हम। बताइए अभिक्रिया का अंग्रेजी बताए थे रिएक्शन। क्या होता है? रिएक्शन। कोई दवा खाता है, लोग कहता है कि इसको दवा रिएक्शन कर गया है, लेकिन रिएक्शन का हिंदी क्या होता है? अभिक्रिया होता है। और दूसरा इसका पर्याय जो होता है वो आपको प्रतिक्रिया भी होता है। तो बताइए कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? जरा समझिएगा। ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, यानी कि देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जो पौधा भोजन बनाती है तो उसी से ना ऑक्सीजन निकालता है, क्योंकि पौधा क्या करता है, क्या लेता है और क्या छोड़ता है? तो पौधा कहाँ छोड़ता है अपना ऑक्सीजन? वायु में छोड़ता है, और वो हम लोग लेते हैं। तो वही बात है। अगर इस प्रश्न को बच्चा अगर सोच के बनाता तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाता, लेकिन परीक्षा में उतना माइंड वर्क नहीं करता रहता। देखिए किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा से मुक्त होती है? तो देखिए मुक्त का मतलब याद रखिएगा, मुक्त का मतलब निकलना होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो बताइए अगर आपसे पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और सूर्य का प्रकाश। तो बताइए कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? मुक्त का मतलब निकलना। प्रकाश संश्लेषण का अंग्रेजी रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। अब आपका अगला प्रश्न है, चलिए, पौधों में लचीलेपन के कारण क्या है? देखिए पौधा जो होता है वो आपको लचीलापन होता है। अब मान के चलिए ये लचीलापन है, ये जो लोहा है वो लचीलापन है जी। इसको हम ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं। कोई प्लास्टिक को, जैसे ये अभी कलम है, इसको कर सकते हैं ऐसे ऐसे? नहीं कर सकते हैं। लेकिन लकड़ी नहीं, पेड़ पौधा जो होता है वो लचीलापन होता है, और उसके लचीलापन मतलब समझते हैं ना? लचरच करने वाला, हिलने वाला, है ना, जो मुड़ सके, मुलायम हो। तो पौधे में लचीलेपन का कारण क्या है? कोलेन कायमा। क्या है बोलिएगा? फिर से बताइए। पौधे में लचीलेपन का कारण क्या है? जी। ठीक है। देखिए पौधे में लचीलेपन का कारण क्या है? देखिए इस प्रश्न को कैसे याद रखेगा। पौधा क्या बता रहा है? लचीलापन से याद कर लीजिए कि कोई आदमी होता है, लालची होता है। जब लालची होगा तो उसको कुछ खाने का मन होगा। मान के चलिए ये कहीं अभी जाएंगे तो बोलेंगे कि ऐसा कीजिए ना कि आप मेरे लिए वो लेके आइएगा, कुछ खाने का नाम लेकर के, बर्गर लेके आइएगा, या फिर ये प्लाजा क्या मिलता है, पिज्ज़ा लेके आइएगा, जो कुछ भी। तो लचीला से याद कर लीजिए आप लोग क्या चीज़, लचीला से क्या याद रखिएगा? ठीक है। तो जो लालची होता है कि कोई चीज़ खाने का लालच नहीं समझते कि किसी चीज़ को खाने के लिए चाह हो जाता है, किसी चीज़ को खाने की चाहत इच्छा हो जाती है। तो लचीलापन मतलब यहाँ लचीला से याद कर लीजिए आप लोग लालची। जब लालची आदमी होगा तो कॉल करके बोल देगा ना, और लालची नहीं होगा तो वो तो कहेगा कि चलो आज नहीं होता क्या बात है, कल खा लेंगे। तो बताइए पौधों में लचीलापन होने का कारण क्या है? तो हम कॉल कर देंगे कि मेरे लिए फलाने चीज़ लेते आइएगा, इसलिए कोलेन कायमा। बोलिए। तो बताइए पौधे में लचीलेपन का कारण क्या है? पौधे में लचीलेपन का कारण प्रश्न समझ में आया कि नहीं?
चलिए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि कोलेन कायमा क्या है, प्रश्न क्या पूछ दे, प्रश्न पूछ दे कि कोलेन कायमा क्या है, तो याद रखिएगा कोलेन कायमा एक टिश्यू है और टिश्यू का मतलब उत्तक होता है। क्या होता है? होता है। कोलेन कायमा क्या है? एक उत्तक है। जाइलम क्या है? एक उत्तक है। फ्लोएम क्या है? उत्तक है। जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। और भोजन का संवहन कौन करता है? खनिज लवण का संवहन कौन करता है? जाइलम। चलिए, जाइलम ही करता है। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया नहीं जाए, प्रश्न बहुत अच्छा है, जरा समझिएगा, ये इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाए तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आप क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट खेलने के दौरान आपको जब बॉल जाता है, बॉलिंग करता है, बॉल जाता है आपके पास, आप उसको बल्ला से क्या करते हैं? मारते हैं। और जब तक उस बल्ला से मारते हैं, उस पर जब तक पैर से मारते रहते हैं फुटबॉल पर, तब तक वह बेचारा दौड़ते हुए रहता है, गति में रहता है। और जब हम लोग उसको पुश करना छोड़ देते हैं, बल लगाना छोड़ देते हैं, तो क्या वह आगे बढ़ता है? नहीं। क्या उसके जगह में परिवर्तन आता है? नहीं आता है। यानी कि कोई भी वस्तु में चाल कब तक रहेगी बनी? जब तक उस पर हम असंतुलित बल लगाएंगे, जब उस पर हम असंतुलित बल लगाएंगे। तो आप एक बार पुनः प्रश्न को देख लीजिए। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लगाया जाए तब इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये सही बात भी है कि जब किसी पिंड पर हम लोग जब तक असंतुलित बल लगाएंगे तब तक उसके चाल में लगातार यानी कि निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये बात सही है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? मेरा बात ये बता दीजिए। जी। नहीं समझ में आया? हम तुमको ऐसे करके धक्का देंगे, धक्का देते रहेंगे, घर तक लेके चले जाएंगे धक्का दे। तो जब तक धक्का देते रहेंगे तब तक तुम आगे की ओर बढ़ते रहोगे, और जब धक्का देना बंद कर देंगे तो तुम रुक जाओगे ना। तो वही कहता है कि हम कोई भी वस्तु उस समय तक जो है अपना कार्य करता रहेगा जब तक कि हम उस पर असंतुलित बल लगाते रहेंगे। जैसे एक बल्ब को, एक फुटबॉल को हम पैर से मारते हैं तो ना आगे बढ़ता है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। एक बार प्रश्न पर ध्यान दो। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है ना, तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होती रहती है, यानी कि वो उसका चाल हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। नहीं समझ में आया अभी भी? ठीक है, तो वही प्रश्न बता रहा था। ये आपको रटने वाला प्रश्न है, इसको आप लोग रटिएगा। ठीक है, वैसे समझा दिए, बहुत अच्छा तरीके से समझा दिए। सीधी सी बात अपने मौखिक भाषा में समझिए कि जब तक हम धक्का मारेंगे तब तक इसके चाल में क्या होगा? परिवर्तन होगा। हाँ, जब असंतुलित बल लगाना बंद कर देंगे इसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे बैठा रहेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो एक प्रश्न बता दीजिए, चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला दूरी बटा समय। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी। अब हम इससे पहले सारणी की बात किए थे, हम सारणी की बात किए थे ना। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोश में पूर्ण होता है? जरा प्रश्न को समझिए। 2 8 7 तो क्लोरीन का था। हम आप लोगों को बताए थे कि ये जो नाभिक जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 2 8 18 होता है। 2 8 18। तो अंतिम में क्या आया? 18। तो देखिए, पहले 2 फिर 8 फिर 18। वही बात, प्रश्न पर ध्यान दीजिए सभी लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? यानी कि सबसे बाहर में जो होता है वो आपको कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। चलिए, तो बताएंगे आप लोग कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह तत्वों के बाहरी कोश पूर्ण होते हैं। तो बाहरी कोश जो पूर्ण होते हैं वो क्या में होते हैं? 18 में होते हैं। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं होगा, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा तरीका से। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। अगला है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को, पहले ये बता देंगे आप लोग कि गुरुत्व बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुरुत्व बल को अंग्रेजी में कौन सा जी कहते हैं? देखिए, गुरुत्व बल है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो गुरुत्व बल है यहाँ पर। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो देखिए, भार के रूप में जानते हैं। तो इसको जो है ना आपको गुरुत्व वही त्वरण के हिसाब से याद रखिएगा, यानी कि छोटा जी इसको बोलेगा। क्या बोलेगा? छोटा जी। और देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी भी वस्तु को आप क्या करते हैं? ऊपर फेंकते हैं।
आप जैसे ही ऊपर फेंकते हैं तो वो कहाँ गिरता है? नीचे। किसके कारण से गिरता है? से। गुरुत्व बल के कारण से। या पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्व बल है, बात समझ में आ रहा है? तो वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, और जिसके कारण से किसी वस्तु को जैसे ही ऊपर फेंकते हैं कि वह नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वही बात कह रहा है। तो वो जो गिरता है इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट और लीजिए। आप एक चींटी को 2 मंजिला पर से फेंकिए और एक हाथी को फेंकिए, पहले कौन गिरेगा? हाथी गिरेगा। बाल। ऐसा क्यों? पहले कौन गिरेगा? पहले चींटी गिरेगा कि हाथी गिरेगा? पहले 2 मंजिल पर से, 2 मंजिल जो छत है उस पर से फेंकोगी हाथी को और चींटी को, तो कौन गिरेगा? नहीं समझ में अभी भी? क्योंकि उसका भार ज्यादा है। क्योंकि उसका भार ज्यादा है। तो इसलिए याद रखिए, यहाँ पर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? तो भार के रूप में। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? भार के रूप में जाना जाता है। और भार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सबको आता है, वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए, प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए क्या क्या निर्माण करने के लिए बताइएगा? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है? तो देखिए, कहता है कि धातु ऑक्साइड का निर्माण करने के लिए और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए। किसका निर्माण करने के लिए? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु, ऐसा कौन सा धातु है जो वाष्प के साथ, वाष्प का मतलब भाप के साथ अभिक्रिया करता है? तो बताइए, भाप के साथ जो अभिक्रिया करता है वो कौन सा धातु है? एल्युमिनियम है। पूरा प्रश्न आप लोग कौन बताएंगे बिना देखे? बताइए वह कौन सा धातु है जो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है ना निर्माण करने के लिए या बनने के लिए आपको जो है सो वाष्प के साथ यानी कि भाप के साथ क्रिया करता है? तो वो एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? क्या होता है? लेड मतलब सीसा। कॉपर का संकेत सिल्वर का Ag। क्या होगा? तो ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में, कितना सेकंड में? 2 सेकंड में 1000 जे का मतलब बताएंगे आप लोग? जूल। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। वेरी गुड। कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, उसके द्वारा खर्च किया गया जो ऊर्जा है वो आपको 500 वाट है। ये न्यूमेरिकल प्रश्न है और नंबर को हम लोग क्या करते हैं? छोड़ के चलते हैं। तो एक चीज जरूर जान लेंगे कि वाट जो है W से वाट होता है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? बहुत अच्छा। सेकंड किसका मात्रक है? मिनट का। समय का। सेकंड किसका मात्रक है? समय का। सेकंड किसका मात्रक है? सेकंड का। चलिए, यहाँ है कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। देखिए यहाँ पूछ रहा है कॉन्स्टेंटन धातु जो होता है, कॉन्स्टेंटन धातु को क्या क्या चीज मिला करके बनाया जाता है? तो बोलिए Cu और Ni। तो Cu का मतलब क्या होता है? कॉपर। Ni का मतलब क्या होता है? निकेल। यानी कि कॉपर और निकेल को मिला करके, है ना, क्या क्या आता है? कॉपर और निकेल को मिला करके क्या बनाता है? कॉन्स्टेंटन धातु। कौन सा धातु? कॉन्स्टेंटन धातु। कौन सा धातु? कॉन्स्टेंटन धातु बनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो कॉन्स्टेंटन धातु जो बनाया जाता है वो आपको क्या क्या चीज को मिला के बनाया जाता है? Cu और Cu का मतलब और Ni का मतलब कौन सा धातु बनाया जाएगा? कॉन्स्टेंटन धातु। कौन सा धातु? चलिए, जैसा कि आपका अगला ऑप्शन है Ni से तो निकेल समझ ही गए। Ti से क्या होगा? टाइटेनियम। क्या होगा? Fe से क्या होगा? लोहा यानी कि आयरन। Cr से क्या होगा? क्रोमियम। क्या होगा? चलिए, Mn से क्या होगा? मैग्नीज। क्या होगा? चलिए, अब है हो गया, इसमें कोई नया नहीं है। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता, जरा ध्यान दीजिए। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता, एक प्रश्न याद आ रहा है प्रतिरोधकता से, हम बैक के क्लास में बताए थे। ठीक है, थोड़ा एक आगे भाग गए थे, इस पर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आपको बताए थे और एक बात पूछे, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जब कहे सीधे आवर्त सारणी तो मेंडलीव,
और आधुनिक आवर्त सारणी का है तो मोस्ले, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? मोस्ले। तो आधुनिक लग गया, आधुनिक मतलब नया वाला। तो नया को किसने बनाया है? मोस्ले ने बनाया है। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में, किस समूह में? 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? 7 को तत्व है। कितने समूह में है? 7। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको वर्ग 18 है और वर्ग 18 में कितने तत्व हैं हम लोग इसका गिनती करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है? हीलियम है। क्या है? हीलियम। दूसरा क्या है? दूसरा है नियोन है। दूसरा क्या है? नियोन। तीसरा क्या है? आर्गन। तीसरा क्या है? क्रिप्टन। क्या है? और ये क्या है? जेनन है। क्या है? जेनॉन है। और आरएन से क्या होता है? रियोन। बताइए। रेडोन होता है। क्या होता है? रेडोन। तो कुल मिला के कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपको वर्ग 18 है और वर्ग 18 में आपको सबसे पहले नंबर पर जो है क्या है? हीलियम है। और दूसरे नंबर पर क्या है आपको? नियोन। दूसरे नंबर पर है आपको नियोन है। तीसरे नंबर पर आर्गन है। चौथे नंबर पर क्रिप्टन है। 5वें नंबर पर जेनन है। और 6ठे नंबर पर क्या है? रेडोन है। और एक 7वें नंबर पर जो होता है वो ऑर्गेनेशन होता है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये यहाँ पर छुटा हुआ है इस सारणी में। ठीक है, तो याद रखिए कि वर्ग 18 में कितने तत्व होंगे? 7। चलिए, वर्ग 18 में कितने तत्व होंगे? 7। अब वहीं पर आप देख लीजिए वर्ग 17 में। 17 में क्या तत्व है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। बताएंगे आप लोग कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद रहते हैं। मौजूद का मतलब क्या होता है? पाया जाना, उपस्थित होना। ठीक है, तो कितने तत्व रहते हैं? 7 तत्व रहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व होते हैं? 7 होते हैं। अगला प्रश्न है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता। हमें विद्युत प्रतिरोधकता से एक चीज़ याद आ रहा है, आप लोग बताएंगे। बैक के क्लास में हम कल ही पढ़ाए थे कि विद्युत प्रतिरोधकता अगर बोल दे, सही बात बताएं, जब विद्युत प्रतिरोधकता बोले दे तो उसका आंसर ओम मीटर होगा। और यदि सीधे प्रतिरोध बोल दे, बताए थे ना, कहाँ पढ़े थे और कहाँ पर आया? इसलिए याद रखिए, जो बोलते हैं उसको यकीन कीजिए, कॉमन विषय है ये। तो विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? यानी कि ये हुआ सही क्रम कह रहा है, यानी कि सबसे देखिए यहाँ Hg है, Hg का ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन फिर Ni है, फिर आपको ग्रेटर देन W है और फिर ग्रेटर देन क्या है? Ag है। यानी कि सबसे छोटा जो है वह आपको क्या है? Ag है। और उससे बड़ा जो है वो W है, उससे बड़ा जो है वो निकेल है, उससे बड़ा जो है वो है ना Hg है। Hg मतलब पारा, यानी कि पारा से छोटा निकेल, निकेल से छोटा W, W से छोटा Ag। देखिए जिधर दो गो मुंह वो बड़ा होता है, जिधर दो गो मुंह वो बड़ा होता है। तो देखिए दो गो मुंह Hg की तरफ है ना, तो इसका मतलब Hg जो है निकील से बड़ा है और W जो है ये छोटा है, निकील बड़ा है, Ag छोटा है और W बड़ा है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो बताइए प्रतिरोधकता के हिसाब से सीरियल बताइए। Hg, Nr, W, Ag। फिर से बोलिए, बिना देखे बोलिए। फिर से बताइए। Hg, Nr, W, Ag। बहुत अच्छा। तो प्रतिरोधकता के हिसाब से ये हम लोग सही क्रम जाने, और सही क्रम जो हम लोग जाने थे वो आरोही क्रम में कि अवरोही क्रम में? अवरोही क्रम में। पहले हम लोग सबसे बड़ा लिए हैं, उसके बाद उससे छोटा लिए, उससे छोटा लिए, उससे छोटा लिए। ठीक है, तो बताएंगे प्रतिरोधकता के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? Hg का मतलब Hg के बाद निकील, इसके बाद W, W के बाद चलिए यहाँ तक तो समझ में आगे आप लोगों को। ठीक है, तो एक बता दीजिए कि विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध बोलते। आपका अगला प्रश्न है लेंस से संबंधित है। तो देखिए लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता है? ठीक है, तो ये तो 10वीं का एकदम सेम टू सेम प्रश्न को उठा करके यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, तो लेंस को बनाने के लिए आपको किसका उपयोग नहीं होता है? तो देखिए किसका उपयोग नहीं होता है? मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। आप जो ज्योमेट्री बॉक्स में लेंस ऐसे करके देखते रहते, क्या उसमें मिट्टी रहता है? मिट्टी का थोड़ा भी दर्श नहीं रहता उसमें। प्लास्टिक तो रहता है ना, वो जो बनाते हैं हम लोग, तो उसका कवर तो प्लास्टिक ही रहता है ना। कांच रहता है कि नहीं रहता? शीशा, पानी रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। जबकि आपको जो है
है सो मिट्टी नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछे कि लेंस बनाने में किन चीजों का उपयोग किया जाता है और किन चीजों का उपयोग नहीं किया जाता है तो बताइए। पानी का उपयोग यानी किया कि जाता है। जल, शीशा और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जबकि मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। किस काम में नहीं किया जाता है? गैस बनाने में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु, क्या प्रश्न है? किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। देखिए, किसी परमाणु का उप परमाणु नहीं है, तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़े हैं ज्योग्राफी में कि किस ग्रह के उपग्रह नहीं होते हैं, है ना। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास होता है? बृहस्पति के पास होता है। किसके पास होता है? बृहस्पति के पास। मंगल के कितने उपग्रह हैं? कौन कौन? फोबोस और डिवोस। तो उसी तरह से जो है आपको ये ऐसा कौन सा परमाणु है जिसके उप परमाणु नहीं है? तो याद रखिएगा, जीनोन जो है उसके उप परमाणु नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सभी के आपको उप परमाणु कण है। किसी परमाणु का उप परमाणु कण कौन नहीं है? देखिए, किसी परमाणु का उप परमाणु कण जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन जीनोन नहीं है। याद रखिएगा, यह किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। बात को समझ में आ रहा है? 21 परीक्षणों का मतलब क्या होता है? जांच। परीक्षण मतलब जांच होता है ना। 21 परीक्षणों का माध्य 40 है। यदि माध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो परीक्षणों का मान बढ़ जाता है। परीक्षणों का माध्य क्या होगा? ये प्रश्न क्या है? न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल प्रश्न को हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप लोग कट कर लीजिए, है ना। परीक्षा पास करने की दृष्टि से इसको हम लोग छोड़ करके आगे के हल्के प्रश्नों को पहले हम लोग पढ़ लेंगे, फिर न्यूमेरिकल को बाद में सॉल्व करेंगे। जब प्रश्न को देखिएगा, जब एक गिलास पर रखे हुए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाए। जरा प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न है कि जब एक गिलास है ना, और एक गिलास पर रखे गए कार्ड का मतलब जैसे एक गिलास ले लीजिए, इस पर एक कागज़ का कार्ड है, उस कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। उस पर जो रखा हुआ सिक्का था किस पर? गिलास है ना, वो सिक्का गिलास में गिर जाता है। जरा प्रश्न को फिर से समझिए। जब एक गिलास पर, पहले एक गिलास ले लीजिए, उस गिलास पर रखे गए कार्ड को, क्या है? कार्ड है। कार्ड का मतलब पत्ता समझ लीजिए, है ना। कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, और तो उस पर रखा सिक्का, मतलब कि किस पर सिक्का रखा हुआ था? कार्ड पर सिक्का रखा था। वो सिक्का कहाँ गिर गया? गिलास में गिर गया। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो यह जरत के नियम को व्याख्यात करता है। जरा प्रश्न को समझिएगा। ये मान लीजिए, ये क्या है? एक गिलास है, और इस गिलास पर एक कार्ड रखा था कागज़ का, और उस पर सिक्का रखा हुआ था। जैसे ही कागज़ को हम धक्का दिए तो कागज़ आगे भाग गया और सिक्का गिलास में गिर गया। तो यहाँ पर कौन सा नियम है? तो जरत का नियम। तो बताइए, न्यूटन के किस नियम को जरत का नियम कहते हैं? प्रथम गति नियम को हम लोग जरत का नियम कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जरत का नियम लागू हुआ। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि हम लोग गाड़ी जब चलना स्टार्ट होता है, जैसे गाड़ी चलना स्टार्ट होता है तो हम लोग किधर गिरते हैं? हम लोग पीछे की ओर गिरने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है सो इसीलिए होता है कि कागज को हम देखिए, गिलास पर रखा हुआ कार्ड है और उस पर सिक्का है, तो हम लोग धक्का किसको मारे? आगे की ओर कार्ड को मारे हैं। किसको मारे हैं? किसको मारे? कार्ड को मारे हैं। और सिक्का कहाँ जाके गिर गया? गिलास में गिर गया। यानी कि सिक्का जो है अपनी जगह जो था उसी को पकड़े रहा, है ना, और वो जो कार्ड था वो आगे निकल गया। तो यहाँ पर कौन सा नियम है? न्यूटन के किस गति नियम को जरत का नियम कहते हैं? चलिए, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक, याद रखिए, प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। प्लेसेंटा क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। तो मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक, है ना, द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो यह भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। क्वेश्चन बड़ी ज़बरदस्त है, ज़रा ध्यान से सुनिए। भ्रूण का मतलब जहाँ पर बच्चा पलाता है, महिलाओं को गर्भाशय में जहाँ पर बच्चा पलाता है, वहाँ पर जैसे जहाँ पर बच्चा पलाता है वहाँ की गंदगी को साफ करना और फिर गंदगी हटाने के बाद उसको भोजन देना, यानी कि भ्रूण को विकसित करना, ये काम है किस उत्तक का? प्लेसेंटा उत्तक का। तो देखिए, याद रखिए, प्ले मतलब क्या होता है? प्ले मतलब खेलना।
तो खेलना यानी कि अंदर में जो बच्चा महिला को पलाता रहेगा उसको जाकर के खिलाने का काम करेगा कौन? प्लेसेंटा। तो खिलाने से याद कर लीजिए, खिलाने का काम करेगा, और खाने के बाद जो खाना पेशाब करेगा उसको निकालने का काम करेगा। अब प्रश्न को जरा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। कहता है कि मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम क्या आता है? तो देखिए भ्रूण, भ्रूण का मतलब पेट के अंदर में जहाँ बच्चा पलाता है, भ्रूण के से अपशिष्टो मतलब खराब पदार्थ, अपशिष्टो मतलब हाँ खराब पदार्थ को बाहर निकालना, और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। पोषण का मतलब भोजन। तो बताइए प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा उत्तक का क्या कार्य है? भ्रूण के अपशिष्ट को बाहर करना और भ्रूण को भोजन देना या पोषण देना उसको। बात समझ में अभी भी आया कि नहीं आया? अपनी भाषा में तोड़ के समझिए, साइंस को समझिए, रटिए नहीं। बात समझ में अभी भी आया कि नहीं है भैया? आया। इस बोतल का काम क्या है? आपकी जरूरतों को पूरा करना, प्यास लगने की जरूरतों को पूरा करना। तो प्लेसेंटा उत्तक का क्या काम है? और भ्रूण को पोषण देना। ये दो काम है। प्रश्न किस सबको समझ में नहीं आया बताइए, पुनः बताएंगे। आ गया ना? चलिए अब है, चलिए अगला प्रश्न है 25 ग्राम में, किसमें? 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब बताएंगे आप लोग? रसायन का राजा। और इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। तो 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो ये प्रश्न आपको याद रखने वाला है, इसको याद रखिएगा। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो देखिए 25 तो है ही, 25 को 255 कर दीजिए दशमलव में। 25 को क्या कर दीजिएगा? याद रखिए, एक चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन बैंक किसी भी एग्जाम को पास कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण, अगर 1000 बार महत्वपूर्ण बोले फिर भी कम ही रहेगा। इसलिए प्रश्न को आप लोग समझिए, प्रश्न को समझिए। क्वेश्चन बैंक से सेम टू सेम उठा कर डालता है। 25 हम क्वेश्चन क्या बोले? क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है, क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा पढ़िए क्वेश्चन। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं उसके कितने मोल होते हैं? तो 0.255। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है परमाणु क्रमांक 57 वाला। परमाणु क्रमांक कितना है? 57 परमाणु क्रमांक वाला तत्व जो है वह उसका संबंध किस ब्लॉक से है? डी ब्लॉक से। देखिए याद रखिए कि मान के चलिए कि आपका एडमिशन थोड़ा बहुत पीछे से हुआ, जिसके कारण से जो है आपका एडमिशन जो हुआ कौन सेक्शन में हुआ है? सेक्शन डी में हुआ है। अगर आपसे पूछेंगे सेक्शन डी में आपका रोल नंबर कितना है, तो आप बोलेंगे 57। तो इसी पर याद कर लीजिए कि अगर डी बोलेगा कि परमाणु क्रमांक कितना है? 57 है। परमाणु क्रमांक कितना है? तो आपका क्रमांक कितना है सेक्शन डी में? तो वही उस पर सेट कीजिएगा। तो इसलिए क्रमांक अगर होगा परमाणु क्रमांक 57 तो इसका मतलब कौन सेक्शन? डी। यानी कि परमाणु क्रमांक यदि 57 हो तो वो तत्व जो है किस ब्लॉक से संबंध रखेगा? समझ में आया कि नहीं? जी। तो बोलिए परमाणु क्रमांक क्या रहेगा तो कौन सा ब्लॉक होगा? परमाणु क्रमांक 57 रहेगा। बहुत अच्छा। तो बताएंगे कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगर क्षमता की बात बोले तो कोई भी कार्य के जो करेंगे तो क्षमता रहेगा, ऊर्जा रहेगा तब ना क्षमता आएगा। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये याद रखने वाला ये परिभाषा है। चलिए तो कार्य के बारे में एक बार पूरा फिर से पढ़ते हैं। कार्य शून्य होने की स्थिति में काम क्या हो रहा है? जीरो, यानी कि शून्य। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण जो होता है वो आपको 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए काम कितना हो रहा है? शून्य का मतलब जीरो। काम यदि शून्य हो उस स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण कितना होगा? प्रश्न को जरा समझिए। काम कितना हो रहा है? विस्थापन और बल के बीच का जो कोण होगा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब एक बार प्रश्न को बोलिए तो बिना देखे हुए। जब काम शून्य हो तो विस्थापन और बल के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो बताइए कि 90 डिग्री का कोण को कौन सा कोण कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 90 डिग्री से जो कम का कम होता है कौन होता है? उसको न्यून कोण कहते हैं। बात समझ गए? चलिए अब 90 डिग्री से अधिक जो होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और बल के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। चलिए अगला है कीटोन।
क्या है? कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, अच्छा से नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिए श्रृंखला। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला जो प्रत्यय होगा। हाँ देखिए, ये प्रश्न बहुत लंबा किया है, लेकिन प्रश्न एक ही बात है, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय कौन सा है? तो ओन है। और देखिए डैश दे करके आपको ONE ओन लिखा हुआ है ना, आप एक ही चीज़ याद रखिएगा, अगर कीटोन के साथ हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला बनेगा, कीटोन के साथ हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला बनेगा, तो उस परिस्थिति में अंत में जो लगेगा वो क्या लगेगा? ये ओन लगेगा। जैसे ये प्रश्न नहीं समझे होंगे आप लोग, हम बताते हैं आप लोग को। सर जिसने साइंस पढ़ाए होंगे, केमिस्ट्री है ना, कार्बनिक चैप्टर जब पढ़ाए होंगे तो उस समय बताए होंगे कि अगर कोई कहीं भी अल्कोहल होगा ना तो अंतिम में क्या लगा रहेगा? सिंगल बॉन्ड OH। सिंगल बॉन्ड OH, तो वही तो है यहाँ पर। अगर कहीं कीटोन के साथ हाइड्रोकार्बन लगा हो तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड, देखिए डैश के जैसे है, वो सिंगल बॉन्ड है, और अंत में क्या लगा रहेगा? ओन लगा रहेगा, यानी कि ONE ओन लगा रहेगा। बात कुछ समझे कि नहीं समझ में आया? तो वही है कीटोन वाला में। अब बोलिए ना, वैसे भी कीटोन में ओन नहीं आ रहा है, तो हो गया बात खत्म। कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय कौन सा होगा? ओन होगा। चलिए अगला है नर जनन। फिर थोड़ा सा बायोलॉजी में प्रवेश कर गया है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है? देखिए नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। कहाँ पर होता है? देखिए वैसे भी वृषभ, वृष का मतलब क्या होता है? वृषभ का मतलब होता है बैल। क्या होता है? बैल। बैल नहीं, बैल। क्या बोलेंगे? बैल। तो वृषभ मतलब बैल होता है। तो बैल जो है सो एक नर हुआ ना, कि नारी हुआ? नर हुआ। तो इसलिए नर जनन कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है, जरा प्रश्न को समझिएगा, क्या है प्रश्न? नर जनन कोशिका, बोलिएगा। नर जनन कोशिका उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? वृषण में होता है। कहाँ पर? वृषण में क्या चीज का उत्पादन होता है? चलिए, अगर किसी व्यक्तियों को केवल लड़की पैदा हो रहा है, इसके लिए कौन दोषी है? क्यों दोषी है? क्योंकि जब निषेचन की क्रिया होती है उस समय आपको पुरुष का गुणसूत्र निषेचन में भाग ही नहीं ले पाता है। और कौन सा गुणसूत्र भाग नहीं लेता है? Y नहीं भाग लेता है, X भाग लेता है, तभी तो लड़की हो जाता है। Y जो है गुणसूत्र वो भाग नहीं लेता है, और जिसके कारण से क्या हो जाता है? लड़की हो जाता है। चलिए, तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? बंद कीजिए उधर। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता पूछ रहा है। किसके सापेक्ष किसकी संयोजकता पूछ रहा है? बोलिए। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता पूछा जा रहा है। तो क्लोरीन की जो संयोजकता है वो कितनी है? 7। अब बताइए किसके सापेक्ष किसकी संयोजकता पूछा जा रहा है? ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता जो है वो कितनी होती है? 7। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 7 होती है। इस प्रश्न को आपको क्या करना पड़ेगा? समझ में आ गया होगा, रटना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। कहते हैं नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के, मतलब कह रहा है कि कौन सा ऐसा परमाणु संख्या वाला तत्व है जिसका रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है। प्रश्न को जरा घुमाया है। प्रश्न को क्या घुमाया है कि जिस तत्व की परमाणु संख्या 4 हो उसका गुण किससे मिलता है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? जिस तत्व की परमाणु संख्या 4 होगा वो उसका गुण किससे मिलता है? मैग्नीशियम से मिलता है। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? Mg होता है। किससे मिलता है? मैग्नीशियम से मिलता है। उसका रासायनिक गुण जो होता है वो समान होता है कि नहीं? तो बताइए किसका गुण किससे समान है? परमाणु संख्या 4 वाले तत्व का रासायनिक गुण। हाँ, जिस तत्व का परमाणु संख्या 4 हो उसका गुण किससे मिलता है? मैग्नीशियम से। समझ में आया? जिस तत्व की परमाणु संख्या 4 हो उसका गुण किससे मिलता है? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम के गुण से मिलता है। चलिए अगला है बेकिंग पाउडर। आप बताएंगे कि बेकिंग पाउडर का हिंदी क्या होता है? जल्दी बताइए। आइए, यहाँ है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है ये आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टारटेरिक अम्ल का जो है सो क्या है, तो यह आपको जो है सो मिश्रण है। ठीक है, बेकिंग पाउडर अगर आपसे पूछे कि बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है?
फिर से बताइए किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर और समझेंगे आप लोग कि बेकिंग पाउडर जो है इसका मतलब हो गया आपको धोने वाला सोडा। और धोने वाला सोडा क्या क्या चीज का मिश्रण है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का और टार्टेरिक अम्ल का। बताइए क्या क्या चीज का? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोलिए सोडियम। टार्टेरिक अम्ल किस फल में पाया जाता है? सही बात बताइए आप लोग। तो बेकिंग पाउडर जो है वो क्या क्या चीज का मिश्रण है? और टार्टेरिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर क्या क्या चीज का मिश्रण है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एक बार बिना देखे हुए प्रश्न आंसर के साथ बोलिए। तो बताइए बेकिंग पाउडर क्या क्या चीज का मिश्रण है? कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का जो है सो मिश्रण है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संरक्षित होती है तो पैरेन्काइमा। तो अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए पढ़िएगा प्रश्न को जरा। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए है ना कोशिकीय विरल रूप से संरक्षित होती है पैरेन्काइमा। क्या होता है? इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिए या आप लोग को हाँ आप लोग को समझ में ज़्यादा बात नहीं आएगा तो 2-3 बार पढ़ करके इसको छोड़ दीजिएगा। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संरक्षित जो होती है वो क्या होती है आपको? तो पैरेन्काइमा। क्या होती है? पैरेन्काइमा होती है। ठीक है। तो अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से जो संरक्षित होती है वो आपको पैरेन्काइमा में। और याद रखिए अगर आपसे पूछे कि पैरेन्काइमा क्या है तो बोलेगा यह एक उत्तक है। पैरेन्काइमा क्या है? उत्तक है। और अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए हम प्रश्न पढ़ते हैं, आप लोगों को प्रश्न पढ़ने पर ध्यान नहीं है, प्रश्न को आप लोग अधिक पढ़िए। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित होती है पैरेन्काइमा। अगर आपसे पूछे कि पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। अगला प्रश्न है, ये जो अब प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं 85 नंबर, ये समझने वाला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहाड़ से गिरे रहे पिंडों में, जब पहाड़ से किसी चीज को गिराइएगा, आप अपने छत पर से किसी चीज को गिराइएगा तो आप बताइए जब गिरेगा तो वो गति में आ जाएगा ना जी। और गति में आने के बाद एक समय हुआ एक जगह स्थित हो जाएगा ना। तो इसलिए देखिए याद रखिए, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में जो होती है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में जो होती है वो क्या होती है? और स्थित ऊर्जा दोनों। बोलिएगा, पहाड़ से गिर रहे पिंड में क्या होती है? दोनों होती है। अब बताइए घड़ी में जो चाबी हम लोग देते हैं तो कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा रहती है। सही बात है। ठीक है। तो बताइए पहाड़ से गिर रहे पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? चलिए याद समझ में आ गया ना? याद करने की तो जरूरत नहीं है। चलिए, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। ये प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे, ये पढ़े होंगे प्रकाश अनुवर्तन का सिद्धांत। बात समझ में आ रहा है? तो उससे जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, इसको जरा ध्यान दीजिए। 10वीं क्लास में फिगर के साथ पढ़े होंगे, है कि नहीं? तो देखिए पौधों में स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। ये हार्मोन जो है पौधा में निकलता है। पता है ये हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीजन। पौधे का नाम क्या, हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीन हार्मोन है। कौन हार्मोन है? ऑक्सीन हार्मोन है। तो पौधों में स्रावित होने वाला यह एक ऐसा हार्मोन है जिसके कारण से पौधे का जो पत्ती निकलता है, पौधे का जो आपको जो तना निकलता है, डाल निकलता है, वो गौर कीजिएगा वो सूरज की तरफ ही निकलता है। यानी कि जिधर से सूरज की रोशनी उसको मिले वो उधर ही निकलता है। बता देते हैं कैसे। आप एक लत्ती को लगा दीजिए कमरे में, ठीक है, और एक छिद्र छोड़ दीजिए। आपको जहाँ छोड़ना है छिद्र छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें से सूरज की रोशनी आता हो। तो जहाँ से सूरज की रोशनी आएगी उधर ही वो पत्ता जो है अपना डाल निकाल करके उधर की ओर निकल जाएगी। आप गौर कीजिएगा। तो ये किसके कारण ऐसा होता है? तो पौधों में एक प्रकार का हार्मोन निकलता है और जिसका नाम है ऑक्सीन। तो बताइए अगर आपको कहेगा कि पौधों का तना सूरज की ओर ही निकलता है, वो किस हार्मोन के कारण से? ऑक्सीन हार्मोन के कारण से। बात मेरा समझ में आया कि नहीं? सो पहले बता दीजिए। नहीं समझ में आया? ठीक है। ऑक्सीन हार्मोन के कारण से वह जो है सूरज की रोशनी की ओर ही झुक जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, समूह 18
में कौन सा तत्व होता है? तो अभी जस्ट पढ़े थे ना, हीलियम था, हाँ सर। आर्गन था, जेनन था, रेडोन था। हाँ, तो ये सब जो प्रश्न, हाँ ये सब प्रश्न था। तो ये जो है ये सब कौन सा गैस है? निष्क्रिय गैस। अक्रिय कहिए या निष्क्रिय कहिए। तो बताइए, अगर आपसे पूछ दे कि आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस जो होते हैं वो किस समूह में होते हैं? देखिए एक बात बताते हैं, जब मान के चलिए कोई व्यक्ति मर जाता है या कोई जीव मर जाता है, उसको ऐसे ऐसे छुएंगे तो कोई क्रिया करेगा? नहीं। मतलब निष्क्रिय क्रिया करेगा। तो अगर उसी तरह से कोई व्यक्ति क्या करता है, बच्चा से वो खिलाने के लिए वो झूठे से न मर जाता है, नहीं बोलता कि हम मरीज है, वो मर जाता है, झूठे मर जाता है। जब उसको बच्चा नाक में भी उंगली करता है, कान में भी करता है, इधर भी करता है, इधर भी करता है कि नहीं? और वो इंसान अंठिया करके सूतल रहता है कि नहीं रहता है? तो वही बात है। तो याद रखिए कि निष्क्रिय मतलब कि कोई क्रिया नहीं करेगा, कब? जब अंठिया देगा तब। यानी कि निष्क्रिय गैस किस समूह का तत्व है? 18। अंठिया देगा मतलब कि 18। तो बताइए निष्क्रिय कहे या अक्रिय गैस कहे, यह जो है वो किस समूह का तत्व है? 18। वर्ग 18 का या समूह 18 का। बात समझ में आया? अगला प्रश्न है, मिलियन आवर्त होते हैं, जरा ध्यान दीजिए, मिलियन आवर्त होते हैं तो एम, टी एम और एच एम, बोलिएगा जरा। मिलियन आवर्त होते हैं, बताइए कौन कौन सा? मिलियन आवर्त के उदाहरण बताइए। एम, टी एम और एच एम। ये प्रश्न रटने वाला रट लीजिएगा। तो फटाफट से आप बताएंगे कि वर्ग 18 में कौन सा तत्व रहता है? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। अगला है, दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो बताइए बेकिंग पाउडर को हिंदी में क्या कहते हैं? जी, हम पीछे के प्रश्न में, जैसा कि आपको प्रश्न नंबर था आपको 83, जिसमें हम बेकिंग पाउडर को धोने वाला सोडा बोल दिए थे, जो कि उसको सही कर लीजिएगा। वो क्या हो जाएगा आपको? खाने वाला सोडा, या उसको मीठा सोडा भी हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। तो बेकिंग सोडा में मिश्रण जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और टार्टेरिक अम्ल का होता है। तो यहाँ जो प्रश्न है, दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। मतलब दूध वाला जो है, दूध में क्या मिलाता है? बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा है ना। तो खाने वाला सोडा मिलाता है, मीठा सोडा मिलाता है। तो इससे क्या होता है? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, यानी कि दूध खट्टा नहीं हो, इसलिए जो है सो उसमें सोडा मिलाया जाता है। बताइए दूध में ये सोडा क्यों मिलाया जाता है? देखिए कहता है दूध वाले ताजे दूध में, ताजा दूध का मतलब जो दूहे हैं उस दूध में हम लोग जो है सोडा मिला देते हैं, बेकिंग सोडा। और वो बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं हम लोग? अम्लीकरण को रोकने के लिए। उसके अम्लीकरण मतलब दूध फटे नहीं, उसको रोकने के लिए उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं? बेकिंग सोडा मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? चलिए, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? हाँ, ये प्रश्न थोड़ा याद विशेष महत्वपूर्ण है। ऊर्जा का मात्रक आप लोग अभी तक में क्या पढ़े थे? जूल पढ़े थे। तो इकाई कहे चाहे मात्रक कहे, बात बराबर है। लेकिन यहाँ ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जब पूछ दे तो व्यावसायिक में याद रखिएगा किलोवाट घंटा। व्यावसायिक का मतलब होता है बिजनेस, और बिजनेस में आप देखिएगा ये बिजली वाला जो है काम, वो भी एक बिजनेस है। और बिजनेस में मीटर पर देखिएगा क्या लिखा हुआ रहता है? KWH, यानी कि किलोवाट घंटा। तो इसलिए याद रखिएगा कि ऊर्जा वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है ना, विद्युत ऊर्जा है ना। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा, यानी कि KWH हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ये प्रश्न पढ़े थे आप लोग है ना, कि एनालिडा ग्रुप में कौन आता है? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ, तो एनालिडा ग्रुप में कौन सा आता है? तो देखिए जोंक आता है, जोंक जो पकड़ लेता है शरीर में, है ना। नेरिस आता है, केचुआ आता है, जबकि एस्के रिस जो है वो आपको एनालिडा वर्ग में नहीं आता। बताइए कौन नहीं आता है? एनालिडा ग्रुप में कौन नहीं आता है? एस्के रिस नहीं आता है। और कौन सा आता है? नेरिस और केचुआ। बोलेगा नेरिस, केचुआ, ये किस ग्रुप में आता है? एनालिडा ग्रुप में। किस ग्रुप में नहीं आता है? तो इस ग्रुप में, एनालिडा ग्रुप में कौन नहीं आता है? एस्के रिस। बात समझ गए? चलिए, यदि एक अवतल दर्पण से मुझे एक चीज याद आ रहा है कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा है? क्या बताए थे? अब तो बात समझ में आ गया। तो देखिए, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस लंबाई क्या हो जाएगी? F बराबर R/2 पर फार्मूला पढ़े थे। तो यहाँ पर फोकस F बराबर R/2, फोकस दूरी पूछ रहा है ना, तो F बराबर R/2। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या कितना है? 6.2 है।
है ना, तो r/2 होता है ना, तो r हो गया आपको 6.2 और बट्टा से 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 3.1 हो जाएगा। इसलिए ये न्यूमेरिकल प्रश्न था। ये न्यूमेरिकल को हमको पढ़ना भी नहीं था लेकिन आपको बता दिए, तो याद रखिएगा, ठीक है। f बराबर फॉर्मूला क्या होता है, r/2 होता है, इसलिए r कितना है 6.2 है, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, बात समझ में आ रहा है, 3.1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये न्यूमेरिकल था, ये नॉर्मल था, इसलिए बता दिया आप लोगों को। चलिए, तत्व ABCD जिसका परमाणु क्रमांक 2, 3, 7 और 10 तथा 30 हो, कौन सा समान आवर्त से संबंधित होगा, BCD। इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें विशेष कॉन्सेप्ट देने की जरूरत है। बादल का रंग सफेद होता है, बादल का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। तो बादल का रंग सफेद दिखने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। बादलों का रंग, बिल्कुल बालक का नहीं, बादल का जो रंग सफेद होता है उसका कारण जो है आपको क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। सफेद से याद कर लीजिए, सफेदी। और खास तौर पर रात में जब अंडा खरीदने के लिए जाते हैं व्यक्ति, तो ऐसा माना जाता है गांव घर में, अंडा और दही ये खरीदने के लिए जाते हैं, तो अंडा को हम लोग अंडा नहीं बोल के शाम के बाद उसको सफ़ेदी बोलते हैं, या दही लाने के लिए जाते हैं उसको सफ़ेदी बोलते हैं। ऐसा पता नहीं क्या धारणा है इसके बीच में, हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा ही बोला जाता है। शाम के बाद यदि लाने के लिए जाता है तो उसको दही को दही नहीं बोला जाता है, उसको जोरन नहीं बोला जाता है, दही बोला जाता है। और या तो नहीं तो सफ़ेदी बोलिए। चूना लेने के लिए जाए तो आप चूना नहीं बोल सकते हैं, सफ़ेदी बोलिए। अंडा लेने के लिए अंडा नहीं बोल सकते हैं, सफ़ेदी बोलिए। पता नहीं कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे नहीं पता। तो इसलिए याद कर लीजिए कि बादल का रंग जो सफ़ेद होता है उसका कारण क्या है। तो हम पहले इसका ट्रिक समझ लीजिए। तो हम लोग चूना लाने के लिए जाएंगे, चाहे अंडा लाने के लिए जाएंगे, दही लाने के लिए जाएंगे, तो कीनना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, कीनना पड़ेगा। तो कीनेंगे मतलब कि प्रकीर्णन। बात समझ में आ गया। तो बताइए बादलों का रंग सफेद क्यों होता है, किसके कारण से, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से बादलों का रंग कैसा दिखता है, सफेद का मतलब क्या होता है, श्वेत। चालक तार की पीवीसी का मतलब बताएंगे आप लोग, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो पीवीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोलिए। पी से पोली, बी से विनाइल, सी से क्लोराइड, यानी कि पोली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके रोका जा सकता है। क्या रोका जा सकता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का हिंदी बताइए। लोग पता है गांव घर में जो अनपढ़ जो होंगे, अनपढ़ जो मिस्त्री सब होते हैं, वो भी बोलते हैं कि लगता है कहीं शॉर्ट लग गया है। एक बताइए शॉर्ट का हिंदी क्या होता है, किसी कोई बोले नहीं, शॉर्ट लग गया है। शॉर्ट सर्किट का हिंदी होता है लघु पथन। क्या होता है, लघु पथन। और 10वीं क्लास में पढ़े भी होंगे आप लोग लघु पथन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपको चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके क्या रोका जा सकता है, शॉर्ट सर्किट। यानी कि आपको जो है सो यदि हम चालक तार को पीवीसी कर दें, क्या कर दें, चालक तार को क्या कर दें, पीवीसी कर दें, तो इस पीवीसी द्वारा कोटिंग करके इसको हम लोग क्या रोक सकते हैं, शॉर्ट सर्किट रोक सकते हैं। और इस प्रश्न को आप लोग खूब रट करके याद कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो बोलिए इसको एक बार प्रश्न के साथ आंसर बोलिए। चालक द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट को बताइए, शॉर्ट सर्किट का हिंदी। अगला प्रश्न है, उचित विकल्प का चयन करें। एक kWh है, देखिए kWh से कुछ याद आया, और यह किसकी इकाई है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। किसकी इकाई है, तो बताइए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल, 36 लाख जूल। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख। तो बताइए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। तो बताइए O2 का मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है बताइए। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, इसका ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान आपको 32 होता है। कितना होता है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 32 होगा, ठीक है। चलिए माने चलिए एक बात बताएं, याद रखने का बहुत आसान ट्रिक है। कभी कभी हम लोग को जमाही आती है, और जमाही आती तो क्या होता है, जमाही आती तो क्या होता है, जमाही समझते हैं कि नहीं, पहले आप लोग ये बताइए क्या होता है,
ये देखिए जमा ही कर रहा है लड़का। तो जैसे ही देखिए, पहले उधर देखिए क्वेश्चन बनेगा, देखिए जमा ही कर रहा है। तो जैसे एक बार फिर से कीजिए, देखो ना, जमा ही किया तो दांत दिखा, तो दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, बतीसी बोलते हैं। इसलिए याद कर लीजिए कि दांत जमा ही क्यों आता है, ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। मुंह क्यों खुलता है, ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। तो जब ये ऑक्सीजन लीजिएगा तो बत्ती दिखाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की आणविक द्रव्यमान कितनी होती है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। इसके बाद है किसी सेटेलाइट, सेटेलाइट का मतलब क्या होता है, उपग्रह। सेटेलाइट मतलब क्या होता है, उपग्रह। किसी सेटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल है ना, अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। यह 98 का जो प्रश्न है, इसको भी आप लोग को रट के ही याद करना पड़ेगा, इसमें कोई विशेष कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। तो बताइए ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 32। आपका लास्ट सेकंड प्रश्न है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 हो। देखिए इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, 287। तो 287 क्या था, यहाँ पे कहता है कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 हो तो यह आधुनिक आवर्त सारणी किस आवर्त से संबंधित होगा। तो बताइए, तो यह आवर्त सारणी किस आवर्त से संबंधित, तो तीसरा आवर्त से संबंधित। किस आवर्त से संबंधित होगा, तीसरा आवर्त। हाँ, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 हो तो वह किस आवर्त से संबंधित होगा, तो तीसरा आवर्त से संबंधित होगा। किस संबंधित होगा, तीसरा आवर्त से संबंधित होगा। बात समझ में आ गया। ध्यान दीजिए, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ... एक सहसंयोजी अणु नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है सो ये आपको बाउंडेशन वाला प्रश्न है, बाउंड वाला प्रश्न है, इसको लिख कर आप लोग जो है सो याद कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। सहसंयोजक अणु कौन नहीं है, तो ये सी जो है सो वो नहीं है। और है कौन कौन, तो देख लीजिए यहाँ पर, ये सी में देखिए यहाँ पर कहीं भी बॉन्ड बन रहा है नहीं। सहसंयोजक का मतलब क्या होता है, बंधन। सहसंयोजक मतलब क्या होता है, बंधन। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। तो जुड़ेगा क्या, जिससे बंधन बनेगा तब ना। तो देखिए इस समय बॉन्ड बन रहा है कि ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो लकड़ी वाला है ना, इसको बुलाता है बॉन्ड। क्या बुलाता है, बॉन्ड। समय बॉन्ड बन रहा है, देखिए इसमें बॉन्ड बन रहा है, इसमें बॉन्ड बन रहा है, इसमें ही बॉन्ड बन रहा है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए तो कहीं पर बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब सहसंयोजक अणु ये वाला नहीं है। जबकि ए, बी और डी ये सब आपको सहसंयोजक अणु वाला मतलब आप ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्लास था जो कि 2022 में प्रश्न पूछा गया था। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे सपोर्ट करें, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।